तो मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड फास्ट रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं। और मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत तो कर रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और यह जो सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, जो एनटीए नेट एनटीए की तरह यूजीसी की तरफ से रखा गया है। यह जो सिलेबस है पेपर 1 में है, टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट चैप्टर है, और जितना जल्दी हो सके मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन आराम से बैठने का नहीं है, यह वक्त मेहनत करने का है। और जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो मैंने बनाए हुए क्वेश्चंस है उसे भी देखेंगे। एक एक टॉपिक पर जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, इस टॉपिक पर जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 अंक के लिए है वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ मैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं जो नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो एक किताब से लेकर नहीं है। वो बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद उसके नोट्स क्रिएट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इतना एकदम 100% जो मतलब कंटेंट है, 100% जो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो नोट्स बनाकर आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे नोट्स आपको किसी और चैनल पर या किसी और जगह नहीं मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाकर इस टॉपिक के जो भी रिलेटेड नोट्स होंगे वो सारे के सारे नोट्स आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो पीडीएफ की मैंने खुद बनाए हैं उसके पीडीएफ की लिंक भी मैं आने वाले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और एक बात है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है तो आराम से बैठने का यह वक्त नहीं है। यहाँ पर जो भी बहुत ही जितना वक्त मिला है वह वक्त है वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनके अभी पढ़ाई नहीं हुई है, आधी हुई है, आधी बची है, और जिन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है, लेकिन वो लोग अब पढ़ाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के द्वारा हमें बताया गया है, जो अनाउंसमेंट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हमें बताया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम कब होगी यह अनाउंस नहीं किया गया है। अभी कोविड की वजह से उस एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है, और वहाँ पर पोस्टपोन किया है बोलकर आप थोड़ा सा ढीले मत पड़िएगा, लेकिन आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है। और अपना जो टारगेट है जीआरएफ लेने का, उस टारगेट को हम पाकर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो भी बचा हुआ टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का फास्ट रिवीजन के साथ, कंप्लीट फास्ट रिवीजन के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं या मूल आवश्यकताएं, इसे ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो शिक्षण के लिए बहुत ही मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो टीचिंग के लिए, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं अधिगम है, और जब तक अधिगम नहीं होगा शिक्षण प्रक्रिया अपूर्ण ही बनी रहेगी, मतलब पूर्ण नहीं होगी। जब तक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तो हमारा जो आगे का उद्देश्य है वह भी पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों प्रत्ययों को बहुधा साथ साथ प्रयोग किया जाता है। और स्मिथ जी के अनुसार यहाँ पर
बताया गया है कि, ठीक है, अब बर्टन है, गेज है, और स्मिथ जी के अनुसार भी शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है यह पॉइंट, ठीक है। स्मिथ ने भी शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है जो अधिगम की उत्पत्ति के लिए होती है। अब हम देखेंगे बर्टन। दूसरे जो विद्वान है बर्टन, उन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध निम्नलिखित बहुत सारे बिंदुओं को इन्होंने स्पष्ट किया है। उसमें से पहला बिंदु है शिक्षा की प्रमुख क्रियाएं शिक्षण एवं अधिगम है, अतः इन दोनों को समन्वित करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दूसरा है, सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षण एक सद्देश्य प्रक्रिया है, ठीक है, और अतः उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सकती है जो अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन तथा बदल सफलता के साथ हो सके। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया है, जो शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जाता है कि शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। इसके पहले के वीडियो में हमने जो शिक्षण के वो दो सिद्धांत देख चुके हैं, मतलब सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांतों को हमने देखा है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको यह पॉइंट समझ में आ जाएगा। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग शक्तिशाली ढंग से किया जा सकता है। और जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु जो बर्टन ने बताया है, शिक्षण में दृश्य श्राव्य सामग्री का उपयोग स्वोद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में किया जाता है। अभी यह जो पॉइंट है, दृश्य श्राव्य जो सामग्री है, वह हम जैसे टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे तब आपको यह पॉइंट समझ में आ जाएगा। पहला जो है मतलब प्रमुख क्रिया है शिक्षण एवं अधिगम। दूसरा है शिक्षण की स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। तीसरा है कि शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन कर अधिगम सिद्धांतों के लिए सहायता की जा सकती है। और चौथा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग कर शक्तिशाली ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं शिक्षण को। और शिक्षण में जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वह है दृक् श्राव्य सामग्री। अब गेज महोदय के अनुसार, गेज महोदय शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु मानते हैं और मनोवैज्ञानिक शक्तियों के 3 प्रकार गेज जी ने बताए हैं। अब 3 प्रकारों में से पहला प्रकार माना जाता है कि व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियों में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। अभिप्रेरणा का विशेष महत्व दिया जाता है और अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है और शिक्षण में अभिप्रेरणा की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना है या आवश्यक है। अभिप्रेरणा को आंतरिक शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसे आंतरिक शक्ति एक अन्य नाम दिया है अभिप्रेरणा को गेज जी ने। शिक्षक का प्रभावी शिक्षण तभी संभव होता है जब अभिप्रेरणाओं की भली भांति प्रयुक्त कर पाते हैं। और अभिप्रेरणा के 2 स्वरूपों को हम देख सकते हैं, जैसे कि बाह्य अभिप्रेरणा और अंतः अभिप्रेरणा। अब यहाँ पर जो छात्र होते हैं, सफल शिक्षण में बाह्य अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी सिद्ध होती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा छोटे बालकों के शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी होती है और अंतः अभिप्रेरणा यह किशोर बालक यानी बड़े छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हुए हमें दिखाई देती है। और व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की अहम भूमिका होती है यहाँ पर, और शिक्षण के दौरान ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जिससे छात्र अपेक्षित क्रियाओं को संपन्न कर सके। मनोवैज्ञानिक बाह्य प्रेरणा की तुलना में
आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया है गेज जी ने। और यहाँ पर परिवर्तन स्थायी होता है, ऐसा गेज जी का मानना है। और शिक्षक को शिक्षण के दौरान आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए और उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। छात्रों के गृह कार्य पर उत्तम ग्रेड आदि प्रदान किए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर पुरस्कार प्रदान करना या छात्रों को गृह कार्य देना और गृह कार्य पर ग्रेड। ठीक है, अब ग्रेड को भी हम आगे अंतिम टॉपिक में हम देखेंगे, जैसे भी हम मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन देखेंगे तब हम इस पॉइंट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा प्रकार है अधिगम की स्थितियाँ शक्तियों के रूप में, इसे ही लर्निंग कंडीशन एज फोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बर्टन एवं गेज जी का मत है कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत स्वयं में पूर्ण सिद्धांत नहीं है, मतलब कौन सा भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है, परंतु शिक्षण में अधिगम की तुलना में अधिगम परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी सिद्ध होते हुई है। और गेन की एक किताब है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस किताब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, और इस पुस्तक में मतलब इस किताब में गेने ने, ठीक है, अधिगम की 8 दशाओं का उल्लेख किया है। समझ में आया आपको? अब देखेंगे हम जो अंतिम प्रकार है ज्ञानात्मक शक्तियाँ, जो गेज जी के द्वारा बताए हैं। और ज्ञानात्मक शक्तियों में देखिए व्यवहार को कल्पनात्मक रूप में 3 खंडों में विभक्त किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का लक्ष्य इन तीनों पक्षों का अधिकतम विकास करने से हुआ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आपको समझ में आएगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तात्पर्य यह है कि यहाँ पर तात्पर्य यह है कि शिक्षण की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आया यह? क्या और एक्सप्लेन करूं इसे? शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं को ही मूल अपेक्षाएं कहा जाता है। और ये तात्पर्य यहाँ पर कहने का है कि जो शिक्षण प्रक्रिया में मूल रूप से शिक्षक यानी स्वतंत्र चर, यहाँ पर देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और यहाँ पर कंटेंट या पाठ या सिलेबस, कॉन्टेक्स्ट जो कुछ भी है वह आप रख सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, यहाँ पर जो स्वतंत्र चर होता है स्वतंत्र, और जो विद्यार्थी है वो आस्तिक चर या परतंत्र चर कहते हैं। और पाठ्यक्रम है, 1 मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ आपके लिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। अब यह जो टीचर का स्तर है वह स्वतंत्र है। ठीक है, अब स्टूडेंट का जो चर है परतंत्र है, आस्तिक। ठीक है, परतंत्र। और यह जो कंटेंट होता है वह हस्तक्षेप चर माना जाता है। समझ में आया? और ये जो तीनों चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण की दृष्टि से, और इसके अभाव में शिक्षण प्रणाली का विकास संभव नहीं है। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए होती है, यानी बदलाव के लिए होता है। उनमें एक नया बदलाव यहाँ पर
होने के लिए, मतलब उनमें जो बदलाव करना है उसके लिए छात्रों के व्यवहारों में एक सटीक बदलाव होना चाहिए जो व्यवहारिक रूप से हो। और शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु अधिगम है और शिक्षण की आवश्यकता छात्रों को वांछित ज्ञान कौशल्य सीखने एवं अधिग्रहण करने के लिए होती है। शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व होता है शिक्षक, जो ज्ञान परिमार्जन करते हैं। ठीक है, ज्ञान परिमार्जन करते हैं यानी शिक्षा प्रदान करते हैं। और शिक्षण ज्ञान बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव होती है। जैसे मैंने बताया कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यह तो तीनों क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करती है। शिक्षण कौशल्य, शिक्षण वातावरण, संस्थागत अवसंरचना आदि शामिल होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर जो व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियों में शिक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण कक्षा का वातावरण होता है उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। और उसी के साथ जो अधिगम परिस्थितियों में शक्तियों के रूप में मैंने जो चार्ट बताया है, और उसमें देखिए शिक्षण कौशल्यों का तथा जो संरचना होती है व्यवस्था की, संस्था की या संस्थागत जो भी मैनेजमेंट होता है, उसके लिए शिक्षण की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है वह सारी की सारी यहाँ पर हम देख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है देखेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों अधिगम परिस्थितियाँ। ठीक है, शिक्षण का मूल आधार होती है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसे कहते हैं हम। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब शिक्षण का मूल आधार है वह रॉबर्ट गेने के अनुसार, देखिए, अधिगम की व्याख्या साधारण सिद्धांतों के आधार पर कर पाना असंभव है। और गेने की मान्यता है कि अधिगम के स्वरूप का सामान्यीकरण केवल अधिगम परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर ही संभव है। गेने के अनुसार प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या उसमें निहित पूर्व आवश्यकताओं के द्वारा ही संभव है। तात्पर्य कहना चाहते हैं कि एक छात्र के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थितियों की व्याख्या करना ही शिक्षण होता है और इन अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थितियों के लिए उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होती है, जिससे धारण शक्ति विकसित होती है। मतलब यह जो मैं पढ़ रही हूँ वो जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की एक बहुत ही बीएड में रखी गई एक जो सिलेबस में रखा गया था, और उस पाठ्यक्रम से मैंने यह कंटेंट लिया था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि टीचिंग मीन्स अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग दैट आर द एक्सटर्नल टू द लर्नर। दीज कंडीशंस नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन स्टेप बाय स्टेज, टेकिंग ड्यू अकाउंट at each stage of the first acquired capabilities of the learner, the requirements for the retention for these capabilities। अब हम देखेंगे कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण की अवस्थाओं की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट यहाँ पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। और यह जो आरेख है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूर्व आवश्यकताओं के लिए अधिगम के यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध है और शाब्दिक स्तर का भी संबंध है, बहुभेदीय परिस्थिति का भी संबंध है। उसी के साथ प्रत्यय अधिगम, अधिनियम अधिगम और समस्यात्मक अधिगम, यह सारे के सारे पॉइंट्स रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम परिस्थितियों को प्रस्तुत करने के लिए जो स्तरीकरण की अवस्थाओं की व्यवस्था की है उसमें रॉबर्ट गेने ने बताया है। यह एक पूर्व आवश्यकता है जो शिक्षण की यानी अधिगम की आवश्यकताओं के लिए जो उसके जो कंडीशंस होते हैं, परिस्थितियां होती है, उसे उन्होंने बताया है। अब हम देखेंगे कि
मतलब गेने के अनुसार अधिगम स्वरूपों का प्रतिमान, इसे ही मॉडल ऑफ गेनेज कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। अब उस मॉडल को देखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर गेने के अधिगम स्वरूपों का मॉडल या प्रतिमान है, और यहाँ पर इसे ही, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मॉडल ऑफ गेने। समझ में आया? ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर इस आरेख का या इस मॉडल का, जो है संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग कहते हैं इसे ही। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पावलोवियन अनुबंध क्रिया, ठीक है, यहाँ पर पावलोवियन कंडीशनिंग पर आधारित यह अधिगम, जो अधिगम के स्वरूपों का प्रतिमान का जो पहला पॉइंट है सिग्नल लर्निंग, यह इस पावलोवियन अनुबंध की क्रियाओं पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक, यानी नेचुरल और अननेचुरल। फिर भी यहाँ पर जो कार्य है अभ्यास के द्वारा अप्राकृतिक उद्दीपकों को प्राकृतिक उद्दीपकों से जोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक सिग्नल है, ठीक है, भोजन। अगर भोजन कुत्ते को दिखाया जाए तो वह लार यानी सावलेशन करता है, यानी वह प्राकृतिक अनुक्रिया है कि उसको खाना दिखने के बाद ऑटोमेटिक उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वह दिखाई देती है। जैसे कि और एक एग्जांपल है यहाँ पर घंटे की तेज़ ध्वनि। अब घंटे की तेज़ ध्वनि से एक तो भय भी उत्पन्न होता है, यानी फियर, ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पर जो भोजन और घंटी, ठीक है, स्टूडेंट के लिए अगर बेल बजाई दी जाएगी तो वो स्टूडेंट क्या समझेंगे कि हमारा अब लंच ब्रेक हो चुका है तो हमें खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर कुत्ते को खाने के समय अगर घंटी बजाई जाएगी या खाना दिखाया जाएगा, तब वह कुत्ता अपने मुंह से लार गिराने लगता है। तो आपको समझ में आया। और यही कहता है कि पावलोवियन अनुबंधन जो क्रिया है वो यही समझाने की कोशिश करते हैं, और जो संकेत अधिगम है वो इसी पावलोवियन अनुबंध क्रिया पर आधारित है। अब दूसरा जो पॉइंट है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इसे ही स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग भी कहते हैं। यहाँ पर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि यह जो अधिगम है स्किनर के ऑपरेंट अनुबंध यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। यहाँ पर मैंने बताया है स्किनर का ऑपरेंट अनुबंध, ठीक है, और इसके अंतर्गत अनुक्रिया पुनर्बलन का कार्य करती है। और यहाँ शिक्षण में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जिससे छात्र अनुक्रिया करते हैं और उनकी पुष्टि करने के लिए उसकी पुष्टि भी करते हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में इसी प्रकार की अधिगम परिस्थिति उत्पन्न की जाती है स्मृति स्तर पर, यानी यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर स्मृति स्तर, ठीक है, और स्मृति स्तर पर शिक्षण व्यवस्था के द्वारा इसी प्रकार की अधिगम परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। अब तीसरा पॉइंट है श्रृंखला अधिगम, इसे ही चेन लर्निंग कहते हैं। और इस अधिगम में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम आवश्यक होती है। और गिलबर्ट के अनुसार, ठीक है, गिलबर्ट के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने से उक्त अधिगम परिस्थिति उत्पन्न होती है। और गेने ने श्रृंखला अधिगम का उल्लेख दो प्रकार में किया है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से अधिगम में शिक्षक पाठ्यवस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है और इसके फलस्वरूप पाठ्यवस्तु को सुगमतापूर्वक स्थानांतरित या संप्रेषित करता है। जैसे कि मैंने अभी
मेरे चैनल पर जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का फास्ट रिवीजन कर रही हूँ, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मैं एक टॉपिक को बहुत सारे घटकों में विभाजित कर उसके अलग अलग वीडियो बनाकर जैसे आपके सामने ला रही हूँ, उसी तरह एक टीचर जो पाठ्यवस्तु होता है उसे क्रम में लाता है और क्रम में लगाकर ही उस पाठ्यवस्तु को एकदम सरलता के साथ स्टूडेंट को पढ़ाता है। तभी जाकर यह जो अधिगम की प्रक्रिया है वह पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सद्देश्य तरीके से वह पूर्ण करता है। और यही गेने जी ने श्रृंखला अधिगम में उल्लेख किया है कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वह वर्बल में आता है और कुछ है जो नॉन वर्बल में भी आता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है शाब्दिक संबंध अधिगम, इसे ही हम वर्बल एसोसिएशन लर्निंग भी कहते हैं। और इस अधिगम के अंतर्गत जो शाब्दिक अनुक्रिया क्रम यानी वर्बल रेस्पॉन्स सीक्वेंस की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर जो अधिक जटिल शाब्दिक श्रृंखला के लिए यह व्यवस्था क्रम यानी ऑर्डर एक संकेत, एक क्लू की तरह सहायता करता है और शाब्दिक इकाइयों को सीखने के लिए उससे पूर्व की इकाई सहायक सिद्ध होती है। और प्रायः ऐसे अधिगम को भाषा शिक्षण में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अंडरवुड ने, ठीक है, यहाँ पर अंडरवुड ने अधिगम को अनिवार्य दशा मानते हैं। जो मैं ऐसे पॉइंट बता रही हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि अंडरवुड ने अधिगम की अनिवार्य दशा मानते हैं। स्किनर के जो ऑपरेंट अनुबंध है वो किस पर कौन सी शिक्षण जो प्रतिमान है, जो अधिगम प्रतिमान है वह डिपेंड है। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम भी कहते हैं, जैसे SR लर्निंग यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग भी कहते हैं। अब देखेंगे हम जो नेक्स्ट जो मॉडल है, जो पॉइंट है बहुभेदीय अधिगम यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें शाब्दिक एवं अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर दो श्रृंखलाओं में विभेद क्षमताओं का विकास होता है, यानी विभिन्न भेदक क्षमताओं का विकास होता है। जैसे कि इस दशा में अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया में किस स्तर का प्रयोग हुआ है? स्मृति स्तर का। बहुभेदीय अधिगम स्तर में किस स्तर का प्रयोग हुआ है? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का, ठीक है। उसे अवबोध स्तर या बोध स्तर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा यह पॉइंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय अधिगम, इसे ही कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं और केंडलर ने बताया है। केंडलर ने इस अधिगम को प्राथमिकता दी है, ठीक है। अब इसमें बहुभेदीय अधिगम की आगामी सीढ़ी या नेक्स्ट स्टेप भी कहते हैं, आने वाले स्टेप भी। तो यहाँ पर शिक्षण के दौरान शिक्षक बालकों के प्रत्ययों का निर्माण करता है और विभिन्न प्रकार के एक समान लगने वाले उद्दीपकों में उचित विभेद स्थापित करता है, यानी भिन्नता स्थापित करते हैं। और केंडलर ने इस अधिगम को प्राथमिकता देने के साथ साथ शिक्षक को अवबोध स्तर पर शिक्षण करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग यानी ईवेल लेवल को महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए कि अधिनियम अधिगम यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स, ठीक है। यहाँ पर अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति दो या दो से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखलाओं का निर्माण परिणाम होता है। और यहाँ पर व्यवहार का नियंत्रण ढंग से किया जाता है कि छात्र नियम की व्याख्या सरल शब्दों में कर सके। अब इसमें अधिगम की पूर्ति के लिए प्रत्यय अधिगम का पूर्ण अधिकार की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण या आवश्यक माना जाता है। अब जो बचा है अंतिम समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है। और यह भी इसमें भी इस स्तर में भी चिंतन
स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो आवश्यक है इसके लिए। और समस्या समाधान अधिगम की संपन्नता अधिनियम अधिगम की पूर्णता में निहित रहती है, और यहाँ पर अधिनियम अधिगम के साथ साथ छात्रों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है, और ऐसी अवस्था में छात्र समस्या के समाधान तक पहुँच जाते हैं, यानी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर अधिगम सिद्धांत, यानी बेसिस ऑफ थेरीज ऑफ टीचिंग यानी थेरीज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था पहले ही, शिक्षण सिद्धांतों का आधार या अधिगम सिद्धांत, इसे मैं जूम कर दूँ क्या थोड़ा सा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिस ऑफ थेरीज ऑफ टीचिंग, इसे ही थेरीज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। क्रॉनबेक ने 7 स्तर बताए हैं इसमें। क्रॉनबेक की मान्यता है कि अधिगम सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है, और इसके लिए क्रॉनबेक ने 7 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है पहला स्तर है, देखिए यहाँ पर परिस्थिति को हम सिचुएशन कहते हैं। दूसरी है छात्रों की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स या स्टूडेंट भी कहते हैं यहाँ पर। अर्थापन यानी इंटरप्रिटेशन, लक्ष्य यानी गोल, क्रिया यानी एक्शन, परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंस, और भय के प्रति प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ थ्रॉटिंग। ठीक है, और यहाँ पर देखिए परिस्थिति में जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर पहला जो स्तर है क्रॉनबेक ने दिया है परिस्थिति, तो इसके अंतर्गत तत्वों को समावेश किया है क्रॉनबेक ने। पाठ्यवस्तु, शिक्षक, छात्र, अधिगम सहायक सामग्री, अधिगम का उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मतलब उन्होंने जो बताया है कि पाठ्यवस्तु, शिक्षक, छात्र, यह सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसमें अधिगम स्थानांतर को उन्नत करने के लिए पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करके तत्वों को एक क्रम से व्यवस्थित कर लिया जाता है, और पाठ्यक्रम नियोजन में विभिन्न परिस्थितियों का चयन करता है और उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इसके फलस्वरूप छात्रों की अनुक्रियाएं तत्कालीन तथा अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, छात्रों की विशेषताएं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसमें छात्रों की योग्यताएं तथा उनके व्यवहार के स्वरूप को केंद्रीय स्थान प्रदान किया जाता है, और शिक्षक छात्रों की इन्हीं योग्यताओं के अनुकूल शिक्षण का आयोजन एवं व्यवस्था करते हैं। वैसे भी छात्रों के अधिगम को उन्नत बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है लक्ष्य, यहाँ पर देखिए। ठीक है, गोल्स, विद्यार्थी अपने कार्य का तत्काल परिणाम चाहता है, जिसका संबंध छात्र के लक्ष्य से होता है, और छात्रों को लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक अनेक प्रयास करते भी हैं। अब देखिए अर्थापन का जो मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। अर्थापन का संबंध छात्र के अधिगम लक्ष्यों से होता है, और छात्र के पूर्वानुभवों एवं आगे की जाने वाली क्रियाओं में एक सार्थक संबंध अर्थापन का होता है, और इस मूल संबंध को लक्ष्य से होता है। इसका जो मूल संबंध है वह लक्ष्य से होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उन्होंने जो बताया है क्रॉनबेक ने कि छात्र अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन संप्रत्ययों की व्याख्या यानी परिभाषा भी करते हैं। अब क्रिया यानी एक्शन, इसे ही हम देखते हैं, और इसके बहुत सारे नाम भी है, और यह पक्ष छात्र क्रिया से संबंधित होता है, और जब कि छात्र किसी नवीन संप्रत्यय के प्रति संभावित प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं और
शाब्दिक व्याख्या प्रायः उक्त संप्रत्ययों की समुचित व्याख्या करने में वह समर्थ नहीं होते और यहाँ शिक्षक उनका उचित मार्गदर्शन करता है। और कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है हमें कि छात्र प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत उत्तम एवं सृजनात्मक भी होती है, यानी उनमें एक सृजनात्मक शक्ति का भी निर्माण होता है जो एक अपेक्षाकृत यानी अपेक्षा से भी अधिक अच्छा कार्य छात्र यहाँ पर करते हैं। इसे ही मौलिक या सृजनात्मक क्रिया की संज्ञा भी प्रदान की गई है, जैसे कि इसे ही मौलिक क्रिया या सृजनात्मक क्रिया भी कहते हैं। अब हम देखेंगे परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पर छात्र यानी विद्यार्थी है, प्रतिक्रियाओं के परिणाम उनके आगामी व्यवहार पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और एक शिक्षक को अपने छात्र की अपेक्षित सहायता करनी चाहिए जिससे कि वे बालक अपने परिणामों की सही निरीक्षण विधियों को अपना सके तथा उनकी जो विश्वसनीयता है वो परीक्षण कर सके। और अब देखेंगे भय के प्रति प्रतिक्रिया, यानी जो हमारा डर होता है उस समय छात्र किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं या उसका रिएक्शन देते हैं, वह हम इस पॉइंट में देखेंगे। जब छात्र अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असक्षम यानी सक्षम नहीं होता तब वह भयग्रस्त एवं हताश भी होता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उक्त परिस्थिति में छात्र कभी कभी अपना लक्ष्य बदल लेते हैं और अपनी जो व्यावहारिक क्रिया होती है उसमें परिवर्तन या बदल भी करते हैं। और ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने पर शिक्षक को अपने छात्र को अपेक्षित मदद भी करनी चाहिए, यानी शिक्षक को एक अच्छा मार्गदर्शक यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र की जो भी यहाँ पर देखिए छात्र जब भयभीत होता है यानी डरने लगता है तो उसका पथ भ्रष्ट होने के बजाय उसे जो मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शक होते हैं वो शिक्षक के रूप में होते हैं और शिक्षक ही उनका मार्गदर्शन कर जो भयग्रस्त स्थिति होती है छात्र की उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें एक सही दिशा में ला सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शिक्षक की जो समस्याएं होती है, क्रॉनबैक के अनुसार शिक्षक की समस्याओं को यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा ये जो नीचे का पॉइंट है वो नीचे गया है तो इसे मैं ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रॉनबैक के अनुसार जो शिक्षक की समस्याएं होती है कि पाठ की व्याख्या करना, यानी जो पाठ है यानी कक्षा में पाठ सिखाने के लिए जो पाठ होता है तो उसकी व्याख्या करना एक समस्या होती है। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने में भी थोड़ी बहुत समस्या होती है। छात्रों के निष्पादनों का मूल्यांकन करना और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उल्लेख करना, यह शिक्षक की समस्याएं हैं क्रॉनबैक के अनुसार। तो इस प्रकार हम यह टॉपिक देख चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो आपको यह समझ में आया दोस्तों? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लर्निंग को थोड़ा सा लर्निंग पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो लर्निंग है यानी अधिगम को सरल भाषा में हम सीखना कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लर्निंग, इसे ही हम अधिगम, ठीक है, सीखना कहते हैं। और शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्रों में प्रभावशीलता लाना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और इनके जो उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है, ये आपस में इतने परस्पर व्यापक है, यानी ओवरलैप्ड कहते हैं हम इसे, कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग से जानने लगते हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को प्रभावशाली माना जाता है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है और अधिगम उसकी एक उपलब्धि है, और इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने के लिए शिक्षण कौशल्य भी इसमें सहायता लेते हैं यहाँ पर।
अधिगम करने के लिए। और अधिगम को परिभाषित करने का काफ़ी सरल यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मतलब इसकी व्याख्या बताने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर अधिगम का मूल रूप मनोवैज्ञानिक है और अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल्य, नए ज्ञान, दृष्टिकोण तथा नए मूल्यों को अधिग्रहण करता है यानी ग्रहण करता है और अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाता भी है। और अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है और जिससे एक जीव नई चीज़ सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी लाता है या स्थायी परिवर्तन उस छात्र में आता है। अब हम देखेंगे जो अधिगम है, ठीक है, अधिगम की परिभाषाएं एवं विशेषताएं यानी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अब इसमें देखिए जो शिक्षण की अधिगम की जो व्याख्या बताई है यहाँ पर, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है और व्यवहार में हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभव करना या अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है और अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्धारित होते हैं अधिगम में। और अधिगम का जो वातावरण जनित होता है। अधिगम का अर्थ समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना भी माना जाता है। अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम जो है ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति के द्वारा संभव होता है और अधिगम की जो इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है और यहाँ पर अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम की जो प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं समावेशित होते हैं, उसमें देखिए निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना, ये प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। और अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है और इसमें इसका सृजन कुछ प्रमुख धारणाओं के बीच होता है और कुछ विद्वानों ने इसे प्रक्रिया मानते हैं और परिणाम नहीं। समझ में आया यह। और यहाँ पर रचनावादी दृष्टिकोण है, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव को यहाँ पर महत्वपूर्ण मानते हुए उनके अनुसार यहाँ पर जो अधिगम के जो उद्देश्य है संदर्भगत यानी कॉन्टेक्चुअल होते हैं और नव शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं और यहाँ पर कभी कभी 100% निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह वैसा ही सीखेगा जैसा शिक्षक चाहता है या जैसा विद्यार्थी को लगता है कि यह शिक्षक ऐसा ही पढ़ाए। तो ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जो शिक्षार्थी के द्वारा या छात्र के द्वारा उस दिशा में प्रयास किया जा सके और अधिगम के उद्देश्यों का सार पाठ्यचर्या में समावेशित होता है। अब हमने पहले ही पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का जो तुलनात्मक अध्ययन है हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लर्नर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लर्नर जो है, ठीक है, और यहाँ पर जो अधिगम है वह बहुत सारे उद्देश्यों के आधार पर किया है। उसमें से पहला जो वर्गीकरण है, अब वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अधिगम है उसको बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ग है यानी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किया है यानी कैटेगराइजेशन किया है क्या, वह 3 प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरीशन ऑफ लर्नर्स, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर शिक्षार्थियों को जो
विभिन्न आधारों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसमें भी 4 प्रकार है। ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। अब पहला जो पॉइंट है इसमें लर्नर्स में, ठीक है, अब व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर देखेंगे इसका वर्गीकरण कि शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि के विकास में लगाता है, जैसे कि शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं, जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के प्रति प्रासंगिक है। और सामाजिक कारकों का मुख्य रूप से निम्नलिखित हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो अवस्था और परिपक्वता के स्तर और विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं, विशेष प्रतिभा, यांत्रिक निपुणता यानी मैकेनिकल डेक्सटेरिटी, और यहाँ पर देखिए विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। अब इसमें 2 प्रकार वयस्क और युवा शिक्षार्थी के संदर्भ में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि लर्नर किसे कहते हैं। लर्नर का अर्थ होता है यहाँ पर अध्ययन करने वाला। सबसे महत्वपूर्ण है लर्नर का जो सामान्य अर्थ होता है अध्ययन करने वाला, और अध्येता को यानी लर्नर को शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अधिगमकर्ता और लर्नर जैसे बहुत सारे नामों से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, यानी टीचिंग का जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, वह स्टूडेंट होता है। ठीक है। शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अध्येता अपरिपक्व अवस्था में होता है और धीरे धीरे वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक और व्यक्तिगत व्यवहारिक गुणों में के माध्यम से चारित्रिक गुणों को आत्मसात कर परिपक्वता के श्रेणी की ओर बढ़ता रहता है, और यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। अध्येता में अनुशासन की जो प्रवृत्ति होती है विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से विकसित होकर वह एक पूर्ण नागरिक बनने की ओर बढ़ता है या अग्रसर होता है। ठीक है, आपको यह समझ में आया। अब हम देखेंगे कि जो शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पर जो अधिगम का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके माध्यम से अध्येता के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को गति मिलती है या गति दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है अधिगमकर्ता का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण तथा अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना होता है, और इस प्रकार अध्येता सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। अध्येता के अधिगम प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ एवं अभिवृत्तियाँ होती है, और जो उन्हें किसी विषय या क्रियाओं को सीखने अथवा उदासीन रहने को उद्वेलित करता है। और अध्येता की महत्वाकांक्षा उसकी उपलब्धि और प्रेरणा के स्तर पर ही उसकी अधिगम प्रक्रिया की सफलता और असफलता निर्भर होती है। अध्येता में अधिगम की जो इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को जागृत होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण होता है, जो पहला मेन पॉइंट है वह मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक जो आधार पर वर्गीकरण होता है उसमें मैंने बता दिया है इस पॉइंट को। और अध्येता के प्रमुख लक्ष्यों में विद्या प्राप्ति के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक चारित्रिक सद्गुणों की अभिवृद्धि यानी बढ़ोतरी जैसे तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। और यहाँ पर जो अंतिम महत्वपूर्ण जो विशेषता है अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी या छात्र की या अध्येता की, जो अधिगमकर्ता प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण से सहायक तत्व की तरह कार्य करते रहते हैं। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, वयस्क और किशोर यानी युवा। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम किशोर को देखेंगे, पहले किशोर और दूसरा है वयस्क।
यहाँ पर जो अध्येता के दो मतलब यहाँ पर दो तरह से हम जो शिक्षार्थियों की जो विशेषताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग होता है और शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और विकास की इन अवस्थाओं में 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है, 12 से 18 वर्ष तक के बालक को किशोर और 18 के ऊपर से बालक को 18 के ऊपर से मतलब 18 से बड़े, ठीक है, ऊपर के बालकों को वयस्क श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और इन दो वर्गों की जो व्यक्तियों में सोच, समझ आदि प्रवृत्तियां भिन्न होती है और शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हमें यहाँ इनमें देखने को मिलता है। जैसे इसमें एकेडमिक, ठीक है, सोशल, ठीक है, इमोशनल और कॉग्निटिव, ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों में इन दोनों की जो स्थितियां होती है वह अलग अलग होती है। अब किशोर में देखेंगे पहले कि हम एकेडमिक यानी शैक्षिक, जो किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिक्षण का जो स्वरूप भी होता है वह मानसिक विकास, शारीरिक विकास और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे किशोर अध्येता उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। अब यहाँ पर सोशल, ठीक है, यहाँ पर जो किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, सफलता आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है और समाज सेवा की भावना का तीव्र विकास होता है और वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है और सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगता है और शिक्षण इसी अवस्था में सही मार्ग में सहायक होता है। अब देखेंगे हम भावनात्मक यानी इमोशनल, ठीक है, सोशल हो गया, भावनात्मक, इमोशनल। अब सोशल के बाद हम भावनात्मकता को देखेंगे कि किशोर अवस्था में भावनात्मक रूप से शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में जल्दी करते हैं। कल्पना, सत्य और असत्य, नैतिक अनैतिक प्रश्न जानकर भी भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित मार्ग पर चलते हैं या गलत मार्ग या गलत प्रवृत्तियों का शिकार होने लगते हैं। और शिक्षण का जो प्रारूप सही मार्गदर्शन देने वाला या एक क्षेत्र होता है और शिक्षक उन्हें मार्ग पर लाते हैं। अब यहाँ पर कॉग्निटिव में देखेंगे कि संज्ञानात्मक है। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग यानी बुद्धि का लगभग विकास होता है और वे कल्पना, नैतिक अनैतिकता के बारे में सजग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षण के क्षेत्र में किशोर की जो संज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। अब यहाँ पर देखिए वयस्क, ठीक है, वयस्क में हम देखेंगे शैक्षिक, ठीक है, एकेडमिक। और यहाँ पर जो वयस्क अध्येता होते हैं वो स्वयं निरीक्षण करते हैं, विचार करते हैं, तर्क देने लगते हैं और तर्क की प्रवृत्ति इनमें उचित मात्रा में विकसित होती है और जिम्मेदारी, सही दिशा के बारे में तर्क का ज्ञान विकसित भी होता है और जिससे अध्येता शिक्षण कार्य को अपनी कर्मनिष्ठा तथा उत्तरदायित्व की भावना के प्रति संकल्पित होते हैं। अब हम देखेंगे सोशल, ठीक है, इसमें अध्येता में। और यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वयस्क व्यक्ति जो सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समायोजित होती है और जिसमें सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि के माध्यम से बंधे हुए होते हैं और वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार, तर्क, भविष्य के प्रभावों को देखते हुए बताते हैं कि अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश किस तरह इनका होता है। और वयस्क अध्येता सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने में योग्य होते हैं। अब इनकी जो इमोशनल स्थिति है, ठीक है, इमोशनल स्थिति में वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेते हैं, लेकिन किसी कार्य को करने की जो प्रवृत्ति समर्थ होती है वह भावनात्मक रूप से निर्णय लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचारों व तथ्यों को
रखता है और शिक्षण को भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को मजबूती प्रदान करने में सहायक यहाँ पर होता है। अब जो बचा है अंतिम कॉग्निटिव, इसमें वयस्क शिक्षार्थी मस्तिष्क का विकास लगभग 100% हो जाता है और वे कल्पना, मनोविज्ञान, तथ्यहीन तर्कों के समाधान में सक्षम होते हैं और यह उचित निर्णय लेने में सक्षम भी होते हैं। और इस प्रकार वयस्क अध्येता या शिक्षार्थी शिक्षण में संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करते हैं और धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं का संबंधित प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोविज्ञान का प्रयोग भी यहाँ पर शिक्षार्थी करते हैं। अब जो बचे दो भाग है लर्निंग के, जो वर्गीकरण में लर्निंग स्टाइल और जो लिसनिंग है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ाई कीजिएगा और अपना जो टारगेट है JRF लेने का उसे पूर्ण कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरा यह वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और एक लाइक अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलते जाए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार नेट और JRF क्लियर हो जाओ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।